नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह के जो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर वाकई में अगर हमें समझना है कि भाई हमारे रिश्तों को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वगैरह, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं शरीर और आत्मा का रिश्ता। शरीर और आत्मा का रिश्ता, देखो कुछ हद तक हमने कहा था शुरू से ही कि बिकॉज शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग है। आत्मा नो डाउट शरीर के अंदर ही है, लेकिन कुछ हद तक जो है हम लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अभी हमें पता करना ज़रूरी है कि भाई हमारे शरीर और हमारा आत्मा, उसके अंदर क्या रिश्ता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी आप हमारा नज़रिया क्या होता है इसको समझाने के लिए आप इसको देखें। ये जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने लिखा है कि भाई इक्वेशन है। इक्वेशन मीन्स दोनों साइड एक जैसे, और मैंने लिखा है कि भाई 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, 7 इंटू 4 इक्वल टू 26, और 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। आई रिपीट, 7 multiplied by 2 equal to 14, 7 multiplied by 3 equal to 21, 7 multiplied by 4 equal to 26, और 7 multiplied by 5 equal to 35। अभी मेरा सवाल है कि भाई इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये मैंने इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन का मतलब भी होता है कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा होता है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपने करीबन इसको 5-10 सेकंड देखा है, और तकरीबन आपका जो है ध्यान इस तरफ जा रहा है जिस पे लिखा है कि भाई 7 इंटू 4 इक्वल टू 26, 7 इंटू 4 इक्वल टू 26। आपके हिसाब से ये 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है कि भाई 7 इंटू 4 इक्वल टू 26, ये मैंने गलत लिखा है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे इस स्लाइड के अंदर 3 चीज़ें करेक्ट है और एक जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है, लेकिन आपका ध्यान जो है उस गलत इक्वेशन की तरफ गया है, जो कि भाई जो 3 जो सही इक्वेशन है इसको आपने नज़रअंदाज किया है। नाउ दिस इज अ ह्यूमन नेचर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा बना है, हमें जो भी कुछ दिखाई देता है हमारे आंखों के सामने, हमेशा ही उसके अंदर से हम लोग गलतियां ढूंढते हैं। जो गलत है उसकी तरफ हमारा ध्यान पहले जाता है। जैसे अगर हमारे सामने अगर कोई इंसान है, उसके अंदर 4 अच्छाइयाँ है और 1 बुराई है, लेकिन हम लोग हमेशा ही उसकी बुराई की तरफ देखेंगे, उस बुराई के ऊपर चर्चा करेंगे, उस बुराई को कह के हम उसको 2 बातें सुनाएंगे, और वो जो 3 जो अच्छाइयाँ उसके अंदर जो है उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं। वैसे ही हर इंसान हर दिन अगर अच्छे काम अगर करता है, अगर 1 अगर गलत काम करता है, तो हमेशा ही हम लोग उस गलत काम को उजागर करते हैं, उस गलत काम के बारे में बोलते हैं, और जो उसने जो अच्छे काम जो किए हैं उसके बारे में हमारा कोई जिक्र नहीं होता है। अगर हम लोग हमारे न्यूज़पेपर को अगर भी देखते हैं, तो न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें ऐसी होती है कि जिसके अंदर हमें बहुत कुछ जो गलत हो रहा है समाज के अंदर, इसके बारे में बताया जाता है, और जो समाज में जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छे काम जो हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ हद तक जो है हमारा ध्यान नहीं आकर्षित किया जाता है। नाउ दैट इज़ द मिजरी ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ हद तक जो है कि भाई अभी के जीवन में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है।
लेकिन ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स लाइक दिस? वो इसीलिए कि भाई बचपन से लेकर अभी तक हमको यही बताया गया है, हमें यही सिखाया गया है। आप जब बहुत छोटे थे उस टाइम पे जो है, जब आप जितने भी आप घर में जो काम करते हो, अगर जो भी कुछ गलत काम करते हैं, इमीडिएटली मम्मी डैडी जो है आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको समझाएंगे और दो बातें सुनाएंगे। आप जब भी कभी कि भाई होमवर्क बना के जब स्कूल जाते हो तो आपके टीचर जो है कि भाई आपके होमवर्क के अंदर गलतियां निकालेंगे, आपके बिहेवियर के अंदर गलतियां निकालेंगे और आपको डांटेंगे, समझाएंगे, कंप्लेंट करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। आपके आस पड़ोस में जो बच्चे जाते हैं तो उस बच्चों को भी हम लोग देखकर कुछ हद तक उसमें गलतियां निकालते हैं और हमें चार बातें सुनने को मिलती है कि भाई आपके बेटे ने ऐसा किया, आपके बेटे ने वैसा किया, वगैरह वगैरह। नाउ दैट इज अ ह्यूमन नेचर, वी कांट डू एनीथिंग विद दैट। अगर हमें इससे अगर बाहर आना है तो जब हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि बिकॉज कि भाई आध्यात्मिक भौतिक, आध्यात्मिक भौतिक, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब भी है कि बिकॉज अगर वाकई में अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू अगर रखना है तो हमें गलत के साथ साथ जो अच्छा है, जो सही है, उसको भी हमें देखना है और उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप समाज में लोगों में पॉजिटिव देखना चाहते हैं या नेगेटिव देखना चाहते हैं। अगर आप खुद अगर पॉजिटिव पर्सनालिटी है तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव 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 नज़र आएगा। अगर आप अगर खुद अगर नेगेटिव पर्सनालिटी है तो उस केस में आपको सब जगह पे नेगेटिव 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 नज़र आएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले हमें देखना है कि भाई हमारा जो वर्ल्ड व्यू क्या है। हम लोग गलत को ढूंढना चाहते हैं या सही को ढूंढना चाहते हैं। अगर हमारी आदत अगर गलत को ढूंढने वाली है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए वर्ल्ड पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा गलत और मिजरेबल है। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर अच्छी चीज़ों को अगर हम लोग अगर देखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए ये जो जगत जो है ये बहुत ही अच्छा है और सब लोग जो है हमारे लिए एक अच्छा इम्प्रेशन देकर जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज ये हमें हमेशा हमें अपने आप को कहना है कि भाई देखो कि भाई मैं अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे हो, सारा परिवार बहुत अच्छा है, ये संस्था भी बहुत अच्छी है, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा और इसलिए सब कुछ अच्छा 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 है। ये जो पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू अगर आप डेवलप करते हैं अपने आप के अंदर, उस पर्टिकुलर केस में आपका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल बदल जाएगा। तो बचपन में क्या हो गया उसको भूल जाओ, स्कूल में क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, अभी तक क्या हुआ है उसको भूल जाओ। लेकिन अभी जो है आपके विचारों में बदलाव लाना ज़रूरी है और आपको ये देखना है कि भाई अगर वाकई में अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले अच्छा ढूंढना शुरू करो। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल आपकी आंखों के सामने डालना चाहूँगा कि देखो, एक मेरा कलीग था और उस कलीग ने मेरा जो है उसका अपना एक्सपीरियंस बताया। तो मेरा कलीग मुझे कहता है कि देखो, जब वो एक बार दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था राजधानी एक्सप्रेस में और उसकी कंफर्म टिकट थी और उसके जो सामने वाला जो आदमी जो था वो वहाँ पे नहीं आया था और वो सीट वेकेंट थी। और उस केस में जो है बाहर एक लड़का खड़ा था कि भाई जिसके पास टिकट नहीं थी। तो उस पर्टिकुलर केस में वो टीसी से बात कर रहा था, हो सकता है कि भाई वो टीसी के साथ कोई वो अपना सेटिंग कर रहा था कि भाई किसी तरह से उसको खाली सीट मिल जाए। लेकिन मैं वहाँ पे गया, मैंने उन टीसी और उस लड़के के बीच में बात सुनने की कोशिश करी और मैंने जो है उसको वो गलत काम करने नहीं दिया ताकि उस टीसी को कुछ पैसे दें और वो सीट ऑक्यूपाई करें।
क्योंकि कानून के तौर पे कि भाई जो आदेशी है उसको सीट मिलनी नहीं चाहिए, किसी भी बंदे को तो सीट नहीं दे सकता। तो इसलिए किया है, मैंने वहाँ पे जाके मैं खड़ा हो गया और मैंने वो गलत काम करने नहीं दिया। वो लड़का कंपार्टमेंट के बाहर ही अपना सूटकेस लेकर वहाँ पे बैठा हुआ था, उसके पास अभी कोई सीट नहीं बनी थी। कहता है कि भाई जैसे राजधानी 4:30-5 बजे चलती है, 6, 8, 10, 11, कहते 11 बजे तक मैंने उनके ऊपर नज़र रखी और मैंने उस टीसी को वो गलत काम करने नहीं दिया। फिर कहता है कि भाई 11, 11:30 बजे के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, और मेरे सोने के बाद हो सकता है कि भाई टीसी ने उससे पैसे लेके उसको किसी दूसरे कंपार्टमेंट में कोई जगह दे दी। ये एक्सपीरियंस मेरे कलीग ने ये मुझे बताया। अभी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखो, मैं एक ड्यूटीफुल सिटीज़न हूँ और जो मेरी आंखों के सामने जो गलत हो रहा है मैं उसको होने नहीं दूंगा, ये उसकी सोच है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उससे पूछा कि यार तुझे क्या मिला? तुम्हारा काम था कि भाई तुम दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपके पास कुछ समय है, राजधानी का जर्नी कंफर्टेबल होता है, हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं। लेकिन सारा का सारा तेरा ध्यान वो टीसी और वो पैसेंजर जिसके पास टिकट नहीं है इसके ऊपर आपका था, और आप अपने आप को परेशान कर रहे थे ताकि वो गलत काम ना हो जाए। तो ऐसा करके आपको क्या मिला? आपको आराम से जो बॉम्बे जाना है उसकी जगह पे हमने एक दिमाग के ऊपर एक टेंशन डाल के रखा है कि भाई मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, मैं उसको होने नहीं दूंगा। एंड अल्टीमेटली आपको लगता है कि भाई चलो मैंने उस समाज की बुराइयों को रोक दिया। इंस्टेड ऑफ दैट उसका एक दूसरा नज़रिया होता है। नज़रिया हम लोग यही कहते हैं कि देखो, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहेगा। हमारे चारों तरफ सभी लोग कुछ ना कुछ बुरा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उन बुराइयों को देखकर क्या वाकई में मुझे अपने आप को परेशान करना है या मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है? और वो जो तमाम चीज़ें जो गलत 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 जो मुझे समाज में दिखाई दे रही है उसको लेकर मैं जो परेशान रहता हूँ, तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी है या उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? तो मुझे क्या करना चाहिए? इसी को हम लोग कहते हैं कि बिकॉज मेरे अंदर जो आत्मा है वो जो सोचता है और मेरा शरीर यानी कि जो बुद्धि जो है वो जो सोचती है, इसके बीच में जो हमारे इनकाउंटर्स होते रहते हैं उसमें सही कौन है? बुद्धि सही है या मन सही है? बुद्धि शरीर के साथ जुड़ी है, मन आत्मा के साथ जुड़ा है, और ये इनकाउंटर्स हमारे अंदर हमेशा होते रहता है। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि भाई कुछ हद तक जो है हमें देखना है कि जो भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है उसमें मेरा क्या रोल है। देखो, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ। वो फार्मूला ये है, कोई भी काम करने के पहले अपने आप को एक छोटा सा सवाल पूछो कि भाई इस काम को करने से मेरी सुख शांति बढ़ेगी या मेरी सुख शांति घटेगी? बस इतना ही आपको आत्मचिंतन करना है कोई भी काम करने के पहले। ऐसा करने से क्या मेरी सुख शांति बढ़ेगी या मेरी सुख शांति घटेगी? और आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा इसको। भाई आप 1-2 मिनट में 3 मिनट में आपको जवाब मिल जाता है इसका कि भाई क्या वाकई में आपको सुख शांति बढ़ेगी या सुख शांति घटेगी। अगर ऐसा जवाब मिलता है कि भाई ऐसा काम करने से मेरी सुख शांति नहीं बढ़ेगी, तो उसको नहीं करो। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा काम करने से अगर मेरी सुख शांति बढ़ने वाली है तो उसको ज़रूर करो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हर काम करने के पहले हम लोग जो डिसीजन जो लेते हैं वो
हमारी बुद्धि के बल पे लेते हैं या हमारे मन के बल पे लेते हैं, यानी कि हमारे शरीर का डिसीजन है या हमारे आत्मा का डिसीजन है। अगर आत्मा का डिसीजन है जो मन से आता है वो हमेशा सही रहता है, और शरीर का डिसीजन जो बुद्धि से आता है कभी कभी गलत हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न जो है हमेशा हमें इस छोटे से सवाल को पूछना है, और हमें इस बात का जवाब जब मिलता है तो पता चलता है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? उस आइडेंटिटी को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और हर इंसान को ये सवाल अपने आप को पूछना ज़रूर है कि भाई मेरी इस समाज में क्या आइडेंटिटी है। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी परिवार का बेटा हूँ, या मैं किसी का पति हूँ, या मेरे कुछ बच्चे हैं जिसके प्रति मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। समाज के प्रति मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मैं हूँ। लेकिन हमारे अपने प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ जो भी है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए कुछ ना कुछ मर्यादाएं भी है कि भाई जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। कई बार हमारी जिम्मेदारी हमारे पर ज़्यादा हावी हो जाती है और हम लोग जो है हमारी मर्यादाओं को लांघते हैं कि जो सही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमेशा ही हमें ये सवाल पूछना है कि भाई हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और हमारी मर्यादाएं क्या है, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। और इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको समझना चाहिए सबसे पहले कि भाई आप इंडिया में हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हो। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो तो आपको जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको देखें कि भाई ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कैसे है, आप अच्छी तरह से उसको पढ़ना है और उसको समझना है। इसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हर जगह पे हमें पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें गाइडलाइन मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग कहते हैं कि देखो हमारा समाज चलता कैसा है, उसको समझ लो। सबसे पहले मैं एज ए इंडिविजुअल, और मैं का मैंने एक्सपीरियंस का आपको बताया कि भाई मैं एक बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी के का फादर हूँ, पिता हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई मीडिया क्या है कि बिकॉज जो पत्रकारिता, हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमारे आसपास क्या होता है उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। हम लोग टीवी चैनल देखते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। बिकॉज हम लोग एक समाज का एक हिस्सा है, तो इसलिए समाज में क्या हो रहा है ये जानना हमारा हक है। तो मीडिया जो है, मीडिया को अगर आप देखते हो तो मीडिया का मतलब ये होता है कि भाई कुछ हद तक उनको जैसे वो हुआ है, जैसे हो रहा है, एज इट इज़ उनको दिखाना है। मीडिया क्या है? इज बेसिकली मिरर ऑफ द सोसाइटी, मिरर ऑफ द सोसाइटी, उसको एज इट इज दिखाना है। हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई मीडिया इज अ वॉच डॉग, वो कुत्ता है कि जो रखवाली कर रहा है समाज की, बट एट द सेम टाइम उसको भौंकने का अधिकार है, काटने का अधिकार नहीं है। मीडिया को भौंकने का अधिकार है, काटने का अधिकार नहीं है। सो दैट्स द रीज़न, अगर कुछ भी काम अगर समाज में अगर गलत होता है, उसको लेकर मीडिया वाले एक्शन में नहीं आ सकते हैं कि भाई अभी हम उसको, मैंने उस चोर को देखा और उस चोर को मैंने पकड़वाया
और मैं अभी उसको सजा दूंगा, नहीं, नॉट लाइक दैट। मैंने किसी चीज़ को गलत होते देखा, वो गलत होके देखता है, उसको उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो गलत जो हो रहा है उसको रोकने का या गलत करने वाले को सजा देने का मीडिया को कोई हक नहीं है। तो उसके लिए बनाए जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस। तो जब मीडिया वाले जब उसको उजागर करेंगे उस चीज़ को, तो पुलिस वाले अपना काम शुरू करेंगे। जो भी कंसर्न पर्सन है उसको वो पकड़ेंगे, उसके ऊपर पुलिस जो है उसको पकड़ेंगे, उसको जेल में डालेंगे, उससे स्टेटमेंट ले लेंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस का काम है उस गुनहगार को पकड़ना, पुलिस का काम उस गुनहगार को सजा देना नहीं है। पुलिस का काम है उस गुनहगार को पकड़ो और उसको कोर्ट में हाजिर करो, कोर्ट में हाजिर करो। और कोर्ट में हाजिर करने के बाद जज उन दोनों की बातें सुनेगा। अगर वो गुनहगार है, अगर उसका गुनाह अगर साबित होता है, तो कानून के हिसाब से उसे सजा देगा, अपने मन से भी नहीं देगा। वो कानून में जो प्रोविज़न है उसको लेकर वो सजा देगा जज। तो कोर्ट में जब आपको जजमेंट मिलती है और जब एक जज जब उसका जजमेंट देता है, उसके बाद वो खुद जज भी अपने डिसीजन को, अपने जजमेंट को बदल नहीं सकता है। अगर उस जजमेंट को अगर बदलना है तो उसको हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के डिसीजंस को खारिज कर सकता है और नई तरीके से डिसीजन दे सकता है। ये लिमिटेशंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट की जो आपको सज़ा दे सकता है। लेकिन कोर्ट के ऊपर भी आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सरकार। सरकार कानून बनाती है समाज के भलाई के लिए, और उस कानून को जो है एग्जीक्यूट करती है समाज के भलाई के लिए। तो कोर्ट के ऊपर भी जो है सरकार होती है, और सरकार जो है किस तरह से समाज को चलाना है इसके ऊपर जो है वो अपने डिसीजंस लेता है। और सरकार भी कोई एक बंदा नहीं होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कि उसको लेकर जो है डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सरकार के ऊपर कौन है। तो हम लोग यही देखते हैं कि भाई सरकार के ऊपर भगवान है। देखिए भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भगवान को नहीं मानता है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई दिस इज अ डिसीजन ऑफ द डिवाइन, नो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो कुछ हद तक जो है सरकार तक आकर हम लोग रुक जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन वी फील हेल्पलेस, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समाज इस तरह से चलता है। दैट इज़ द रीज़न हमें अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है कि इस टोटल जो मैंने आपको जो लिंक बताई, जो चेन बताई, उस चेन में मैं कहाँ पे हूँ और मेरी मर्यादाएं क्या है। अगर मान के चलो कि भाई मैंने किसी चोर को चोरी करते हुए देखा, कौन चोर, पड़ोस के घर में चोरी कर रहा था, पड़ोस के घर में चोरी करता, मेरे घर में भी नहीं चोरी कर रहा था, पड़ोस के घर में चोरी कर रहा था। अभी मैं उस चोर को पकड़ूंगा और फिर मैं उसको 2 लाफे लगाऊंगा, फिर उसको मैं डंडे से पिटाई करूंगा, और मैं अपने आप को सोचूंगा कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। जबकि वे पुलिस वाले आके आपको पूछेंगे कि तुमने कानून हाथ में क्यों लिया। अगर चोर को देखा है तो आपका काम बनता है कि वे पुलिस को फ़ोन करो और बुला लो, एज सिंपल एज दैट। आपने कानून हाथ में क्यों लिया। तो कई बार हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कई बार जो है उसके लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को सवाल पूछना है कि भाई मेरी लिमिटेशंस क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक इसमें सिंपल सा जो फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है कि भाई जिसका काम है उसको करने दो, उसके काम में दखल नहीं लो। जो काम मीडिया का है उसको मीडिया को करने दो, जो काम पुलिस का है उसको पुलिस को करने दो, जो काम कोर्ट का है उसको कोर्ट को करने दो, जो काम सरकार का है उसको सरकार को करने दो। हम उसमें दखल अंदाजी, इंटरफेयर नहीं करते हैं, और ये आपको फॉर्मूला अपने ऊपर लागू करना चाहिए।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सामने रखता हूँ और आप खुद ही इसको समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि भाई मैं एक सड़क से जा रहा हूँ, रात को करीबन 11-12 बजे मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, और जैसे मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ और रात को ऐसे भी ट्रैफिक कम होती है, और मेरे पीछे से एक बाइक वाला आया, वो रेड लाइट में उसने क्रॉस किया। सामने वाले जहाँ पे ग्रीन था वहाँ से गाड़ी बड़ी तेज़ आ रही थी और उसने उस बाइक वाले को उड़ा दिया, और बाइक वाला जो है सड़क के दूसरे किनारे जाके गिरा, और वो मोटर वाला गाड़ी वाला तो चला गया, बड़ी तेज़ी से चला गया। ये मेरी आंखों के सामने हो गया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। उसमें ऑप्शन एक कि भाई मैं भागे भागे जाता हूँ, उस बंदे को देखता हूँ कि जो बाइक के ऊपर से जो नीचे गिरा है वो बेहोश है, पता नहीं मुझे वो जिंदा है या मरा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता चलता है कि भाई इसको जो है हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। अभी मैं उसे उठा के मेरी गाड़ी में डाल देता हूँ और उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ 5-10 किलोमीटर आगे। और जब मैं पहुँचता हूँ, और उसके बाद जब भी उसको ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि मेरी अच्छी भावना है कि बिकॉज जो एक्सीडेंट हुआ है बंदा मर जाएगा, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया। और जैसे मैंने उसको हॉस्पिटल में उतारने की कोशिश करी तो हॉस्पिटल वाले ने बताया कि भाई उसको उतारने के बाद ही इज़ ऑलरेडी डेड, वो ऑलरेडी मर चुका है। अभी मुझे बताओ, उसमें 100% पुलिस केस बनेगी। मैंने एक डेड पर्सन को जो है सड़क से उठा के हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, तो सबसे पहले पुलिस इस बात को मानने के लिए नहीं ये करेगी कि भाई उसको किसी और ने ठोका है, वो कहेगा भाई तुम्हारी ही गाड़ी से हो सकता है वो गिर गया हो, आप अभी पुलिस स्टेशन में ही रुके, उसके घर वालों को हम लोग बुला लेते हैं। उसके घर वाले आएंगे और किसी तरह से ऐसी सेटिंग हो जाएगी कि वो प्रूव करेंगे कि बिकॉज इसको इसी गाड़ी वाले ने उड़ाया है। आपके गाड़ी के ऊपर कोई पुराना डेंट होगा, उसको देख के वो बोलेंगे कि देखो यहाँ पे डेंट भी पड़ा है, मीन्स इसी आदमी ने मेरे आदमी को मारा है और वो मर चुका है, और आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा केस बनेगा और आप सलाखों के पीछे जाओगे और आपको उस गलती की सज़ा मिलेगी कि जो आपने कभी किया ही नहीं है। और 1% अगर आप किसी तरह से कि भाई कोर्ट कचहरी से अगर उसमें से बच भी आ जाते हैं तो आपको भारी भक्कम मोटी रकम जो है खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें से बाहर निकल के आओगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसे सिचुएशन जब हमारे आंखों के सामने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या वाकई में ऐसे इंसान की हमें मदद नहीं करनी चाहिए? उसका सिंपल सॉल्यूशन एक ही होता है, आत्मचिंतन। आपकी आंखों के सामने हो गया है, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो आपका कुछ भी नहीं लगता है, जिसने एक्सीडेंट किया है उसके बारे में भी आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप अपनी गाड़ी से घर जा रहे हैं, घर जाना आपका काम है। मुझे अभी क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं जब हम लोग हमारे आत्मा के साथ ये वार्तालाप करते हैं कि हे आत्मा मुझे बता कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ से जवाब आता है 2 मिनट के अंदर। जवाब क्या आता है कि देखो कि भाई जो भी हुआ है उसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे निकल जाओ, जो भी नज़दीक पुलिस वाला दिखाई देगा उसको बता दो पीछे एक्सीडेंट हुआ है, आप जाके उसको देखो। एक गाड़ी का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, पीछे आप जाके देखो, बस आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। या ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीफोन कर लेते हैं और उसको पुलिस को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चौराहे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज़ यहाँ आके देख लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ऐसे अंदर से आपको गिल्ट नहीं लगेगा कि भाई मेरी आंखों के सामने कुछ हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरा पहलू है। क्या पहलू है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने शुरू में आपको कहा था हर इंसान की मौत लिखी है,
मौत कैसी आएगी ये हमें नहीं पता है। भगवान उस इंसान को मारना चाहता है उस बाइक के एक्सीडेंट के जरिए, और उस बाइक के एक्सीडेंट के जरिए भगवान उस इंसान को मारना चाहता है, और तुम उस काम के अंदर रोड़ा बनते हो या किसी तरह से रुकावट बनते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अगेन यू आर डूइंग द एंटी डिवाइन वर्क। तो दैट इज द रीजन हमेशा ही हमें आत्मा से पूछना है, और आपको वो डिसीजन लेना है जिसको हम लोग कहते हैं द वॉइस ऑफ द सोल, और वॉइस ऑफ द सोल कभी गलत नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आप अपने मर्यादाओं में रहे, आपके आसपास जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका बस नहीं होता है। सब चीज़ को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया को ठीक करने का ठेका मैंने नहीं लिया है। ऐसी सोच अगर आप पालते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी साफ सुथरी रहेगी। देखो हम लोग कई बार कि भाई बहुत ही ज़्यादा, भाई जब कोई झगड़ा हो जाता है उसमें हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम लोग कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे एक गौतम बुद्धा का जो है एक कोटेशन है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गौतम बुद्धा का कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि देखो गुस्सा जो है हाथ पे रखे, हथेली पे रखे अंगारों की तरह होता है। जो जलते हुए जो अंगारे होते हैं जो मैंने अपने हथेली पे रखे हैं, जो हम दूसरों के ऊपर फेंकना चाहते हैं ताकि उसको नुकसान हो जाए, जो कि हम दूसरों के ऊपर फेंकना चाहते हैं ताकि उसको नुकसान हो जाए। लेकिन वो अंगारे उसे लगे या ना लगे, उसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले वो हमारे हथेली को जलाते हैं, सबसे पहले वो हमारे हथेली को जलाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी अगर गुस्सा आता है, अगेन आत्मचिंतन, शांत रहो और उस गुस्से पे काबू रखो, ताकि आपको अपने आप ही आपके अपने आत्मा का साथ मिलता है, और आपके हाथ से होने वाली वो गंभीर से घटनाएं रुक सकती है, या आपके हाथ से जो भी कुछ गलत होने जा रहे हैं उसको आप रोक सकते हैं ओनली बाय कंसल्टिंग योर सोल। आपके आत्मा का मार्गदर्शन लेकर उसको जो है आप कर सकते हैं। देखो जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग कहते हैं कि भाई जो लोग हैं, आस पड़ोस वाले हैं, अपने हैं, पराए हैं, जो भी है, हम लोग जब अटैचमेंट की जब बात कर लेते हैं तो एक छोटा सा प्रिंसिपल आप उसको समझ लो, और उसको लेकर जो है अभी हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं दैट एवरी अटैचमेंट शुड हैव अ परफेक्ट डिटैचमेंट। हर अटैचमेंट के अंदर डिटैचमेंट का भी होना ज़रूरी है। हम लोग कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम डिस्कनेक्टेड भी है। अगर ऐसी वृत्ति अगर आप रखोगे, हम समाज के साथ जुड़े हैं और उसी जगह पे हम लोग समाज से टूटे भी हैं, हम लोग परिवार के साथ जुड़े हैं लेकिन एट द सेम टाइम परिवार से टूटे भी हैं। तो यू हैव टू ऑब्जर्व द परफेक्ट डिटैचमेंट इन एवरी अटैचमेंट। ये फॉर्मूला भी आपको अपने ऊपर लगा के रखना है, तब जाकर जो है आपके डिसीजंस, ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसीजंस जो है वो सारे के सारे सही होंगे, और जो सही डिसीजन होने के बाद आपका लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो सकता है। एनीवे यहाँ पे अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो अगले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ, जिसको हम लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं, वो क्या है और किस तरह से हमें इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हमारे जीवन में अप्लाई करना है, इसके ऊपर जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीवे थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।